तो मैं सभी लोगों से निम्र निवेदन करूंगा कि सभी लोग अपने माइक और कैमरे को कंट्रोल रखेंगे और सब लोग एक जोरदार वार्म वेलकम कि हमारी यंगेस्ट जो है उपलब्धि के लिए। वेलकम टू उपलब्धि राणा फ्रॉम चंबा। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग DXN। मेरा नाम उपलब्धि राणा है और मैं चंबा हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल I'd like to thank our founder दातुक डॉक्टर लिम स्यू जिन और उसके बाद हमारे रिस्पेक्टेड सीनियर्स प्रोफेसर सर रत्ना मैम, भरत सर, शिप्रा मैम, दीपक सर, संगीता मैम, राजीव सर, सीमा मैम और मेरे अपलाइनर रविंदर सर एंड अनीता मैम। After that, मेरे parents, of course, Mr. Shailesh Rana and Mrs. Randeep Kaur. उनके हार्ड वर्क, उनके फेथ, बिलीव और ब्लेसिंग्स की वजह से आज मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि मैं फर्स्ट टाइम इस प्लेटफॉर्म पर आकर अपने व्यूज और अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकूं, तो मैं उस चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू to each and every one of you present here. इस मीटिंग में आज जो भी पार्टिसिपेंट्स आए हैं, थैंक यू सो मच। आज के विषय की बात की जाए, मेंटल हेल्थ अवेयरनेस। फर्स्ट ऑफ ऑल मेंटल हेल्थ पर मैं बात करूंगी कि मेंटल हेल्थ इलनेसेस और मेंटल डिसऑर्डर्स क्या है। ये बहुत टाइप्स के हैं और टाइप्स की भी सब कैटेगरीज हैं, जैसे कि डिप्रेशन, एंजाइटी, ADHD, PTSD, अल्जाइमर, डिमेंशिया इत्यादि। और ये सब मेंटल इलनेसेस बहुत ज्यादा अलग अलग सब कैटेगरीज में भी डिवाइडेड है। इनका हमारी बॉडी पर जो इफेक्ट पड़ता है, फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमारे हार्मोनल इम्बैलेंसेस हम सफर करते हैं, जिसकी वजह से हमारा स्लीप पैटर्न, हमारी रूटीन, हमारे मूड स्विंग्स सब अफेक्ट होते हैं। उसके बाद जो स्ट्रेस है आजकल की लाइफ में, जो स्ट्रेस है उसको इतना नॉर्मल कर दिया गया है कि इट हैज बिकम अ पार्ट ऑफ एवरीडेज लाइफ। कि स्ट्रेस है ना आजकल, तो हाँ चलो सब कुछ स्ट्रेसफुली चल रहा है, क्योंकि वो एक हसलिंग लाइफ है आजकल। सब भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं सक्सेस के पीछे, बट अपनी मेंटल हेल्थ के लिए अवेयर शायद ही कोई है। स्ट्रेस को इतना नॉर्मलाइज कर दिया गया है, इतना कॉमन बना दिया गया है कि मतलब स्ट्रेस है तो ठीक है, कोई बात नहीं, बट स्ट्रेस इज मोर देन दैट। स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। जितनी भी हमारी स्पेशली जो फिजिकल डिजीजेस हैं, हमारी जो फिजिकल इलनेसेस है हम सफर करते हैं, उसमें जो स्ट्रेस है वो सबसे बड़ा फंडामेंटल फैक्टर है। मेंटल हेल्थ की बात की जाए तो इस बारे में बात करना ही अपने आप में एक नेगेटिव चीज मानी गई है। हमारी सोसाइटी में एक टैबू है कि इसके बारे में बात करने से ये चीज और बढ़ेगी और बिगड़ेगी। नहीं, इस बारे में सोचो ही मत। एंड जो इस बारे में बात करने के लिए कोशिश करे, जो खुल के इस बारे में बात करना चाहे, उसको ये चीज बोल के अवॉइड कर दिया जाता है कि ये सब तो तुम्हारे मन का वहम है। बी ग्रेटफुल, अपनी लाइफ में, अपनी रूटीन में अच्छी हैबिट्स इन्वॉल्व करो, फिर देखो अपनी लाइफ। अरे टाइम पे सो, टाइम पे उठो, सब अच्छा होएगा। बी ग्रेटफुल, ऐसी ऐसी बातें कर कर इंसान को उसकी सफरिंग से, उसका जो वो बोलना चाहता है उससे उसको नेग्लेक्ट कर दिया जाता है, उसको सप्रेस कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो चीजें और ज्यादा वर्स हो जाती हैं और ज्यादा खराब हो जाती हैं। कहा जाता है ना, चिंता चिता समान है। तो जो स्ट्रेस है वो हमारी जो मेंटल इलनेसेस है उसको वर्स्ट से वर्स्ट करता है। और मेंटल इलनेस अगर हमें है तो ऑब्वियसली हमें फिजिकल इश्यूज भी होंगे हमारी हेल्थ में, क्योंकि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, दे ऑल गो हैंड इन हैंड। सब इंटरडिपेंडेंट है, इंटर रिलेटेड है, को डिपेंडेंट है। एक चीज इम्बैलेंस होगी तो दूसरी ऑटोमेटिकली इम्बैलेंस होगी। एक चीज हील होगी तो दूसरी चीज अपने आप हील होना शुरू हो जाएगी।
तो मेंटल हेल्थ अवेयरनेस पर इसीलिए मैंने ये टॉपिक चूज किया, क्योंकि इस आप मीटिंग्स, डीएक्सएन की मीटिंग्स भी हम सुनते हैं, तो लोग, बहुत एक्सपीरियंस्ड लोग यहाँ पे बोलते हैं और इतनी अपने ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं, कैसे उन्होंने अपनी सफरिंग को कोप किया, हील किया, है ना, अपना सारा बताते हैं कि डीएक्सएन से जुड़कर उनकी लाइफ कैसे बदली। फिजिकल प्रॉब्लम्स ही अक्सर यहाँ पे शेयर हुई है कि हाँ, मुझे मेरे टांग में प्रॉब्लम था, या मेरे किसी ऑर्गन में प्रॉब्लम था, या जो भी था। हम फिजिकल डिसेबिलिटीज की ही बातें करते हैं, जो, बट हम ये सब सरफेस लेवल की चीजें हैं, हम डेप्थ पे बात ही नहीं करते, हम कोर रूट पे बात ही नहीं करते हैं। मैंने हार्डली किसी को सुना होगा कि कोई मेंटल हेल्थ पर भी बात करता हो। सो दैट्स व्हाई आई चोज दिस टॉपिक टुडे, एंड ये मेरा फर्स्ट टाइम है, सो मैं अगर कुछ ऊपर नीचे गलती कर दूं तो एडवांस में आई अपोलोजाइज फॉर दैट। बाकी मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं, वहां से स्टार्ट करते हैं। जब मैं 3 साल की थी, तब मुझे फर्स्ट टाइम मेरा एस्मेटिक अटैक पड़ा। ऑब्वियसली 3 साल का बच्चा बहुत छोटा होता है, बट बस उसके बाद जब मेरा फर्स्ट अटैक पड़ा, उसके बाद से मेरा डॉक्टर, हॉस्पिटल, ये सब मेरा एक रूटीन का पार्ट बन गया। मेरी एजुकेशन जो है, मैंने सेक्रेड हार्ट स्कूल डलहौजी एज अ बोर्डर मैंने की है। मैंने ग्रेजुएशन जो है फर्दर परस्यू अपनी केएमवी जालंधर से की, एंड फिर मैंने एमकॉम में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ के अंदर एडमिशन लिया। बट विद टाइम, जैसे जैसे डॉक्टर्स तो बोलते थे जैसे जैसे ये बड़ी होगी ये ठीक होती जाएगी, बट मैं ठीक तो हुई नहीं, बट उल्टा और मेरी तबीयत ज्यादा वर्स होती गई, जिसकी वजह से मेरी मेंटल हेल्थ पर बहुत अफेक्ट पड़ने लग पड़ा। पर उस टाइम पे मैं अवेयर नहीं थी कि ऐसा भी कुछ होता है। जब ये सब होने लगा, एज अ स्टूडेंट आई वाज वेरी ब्रिलियंट एक्चुअली, ऑल्दो मुझे पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं था, बट मैं स्टूडेंट बहुत अच्छी थी। मेरी आर्ट एंड क्राफ्ट में बहुत ज्यादा मेरे इंटरेस्ट था, मेरी हॉबीज जितनी भी थी मोस्टली क्रिएटिव। तो ये सब होते हुए भी, इतना टैलेंट, इतनी क्वालिटीज, इतना कुछ होते हुए भी, इतनी ड्रीम्स होते हुए भी, मैं उतना एक्सप्लोर नहीं कर पाई अपनी लाइफ में जितना मुझे करना चाहिए था, अपने हेल्थ इश्यूज की वजह से। उसका असर मेरे सेल्फ एस्टीम पे पड़ता गया। जो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस था, वो एकदम कम 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 होते 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 जीरो चला गया, जिसका मेरा पर्सनल लाइफ पे भी बहुत अफेक्ट पड़ा, मेरे पर्सनल रिलेशनशिप्स पे बहुत अफेक्ट पड़ा, जो मेरे फैमिली के साथ रिलेशन है, मेरे फ्रेंड्स। क्योंकि मैं ऐसी हो गई थी, मेरी सेल्फ एस्टीम इतनी जीरो हो गई थी कि मुझे होता था कि किसी से कोई मेरे रूम में ना आए, मैं किसी से मिलूं ना, मतलब किसी से बात ना मुझे करनी पड़े, मैं सबको अवॉइड करती थी। ये सब जब चला तो मेरे पेरेंट्स भी बहुत कंसर्न हुए, एंड बाय द गॉड्स ग्रेस मेरे पेरेंट्स बहुत अंडरस्टैंडिंग है, बहुत ज्यादा, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू हैव सच पेरेंट्स। वो आए आउट ऑफ कंसर्न, एंड दे यूज्ड टू टॉक टू मी, एंड दे यूज्ड टू आस्क मी कि व्हाट इज रॉन्ग बेटा, क्यों आप ऐसे कर रहे हो, क्यों ऐसा बिहेव कर रहे हो, क्या रीजन है, अगर इफ यू आर गोइंग थ्रू समथिंग, कोई इशू है तो आप हमसे, हम ओपन है, यू कैन डिस्कस इट विद अस। तो पापा ने अपनी जगह बात की, मम्मा ने अपनी जगह बात की, पर जब वो मुझे ये चीजें क्वेश्चंस पुट करते थे तो मैं और ज्यादा गुस्सा हो जाती थी, मैं और ज्यादा अग्रेसिव हो जाती थी, और ज्यादा मैं चिड़चिड़ी हो जाती थी, उनके ऊपर चिल्ला देती थी कि आप कैसे क्वेश्चंस मुझसे पूछते हो, मुझे क्या पता क्या है क्या नहीं है। अकेले में आके मुझे दुख होता था, गिल्ट भी होता था, और मैं रोती भी थी। क्यों? क्योंकि ये जो क्वेश्चंस मेरे घर वाले मुझसे करते थे, वो सब क्वेश्चंस कहीं ना कहीं मेरे अंदर भी थे, और जिसका मुझे पता ही नहीं है, जिसका जवाब मेरे पास खुद नहीं है, तो वो मैं अपने पेरेंट्स को क्या देती। तो ये सब चलता रहा, ऐसा होता रहा, काफी साल ऐसे ही निकल गए। मेरा रूटीन बहुत बिगड़ गया था, मेरा
खाने पीने का मुझे कोई होश नहीं, मेरे को वेट लॉस हुआ जिसकी वजह से मेरा कॉन्फिडेंस और लूज हो गया, क्योंकि किसी से मिलना तो वो हमेशा क्या हो गया तुझे, फूक मारना, तू तो उड़ जाएगी, ऐसा वैसा। बॉडी शेमिंग भी एक रीजन था मेरी मेंटल हेल्थ को अफेक्ट करने का और ज्यादा। जो ओवरवेट लोग होते हैं वो तो बॉडी शेमिंग का शिकार होते ही हैं, उनको भी बहुत बॉडी शेम किया जाता है जो कि बहुत गलत है। बट पतले लोग भी उतना ही सफर करते हैं। लोगों के ताने, लोगों की बातें, लोगों के क्वेश्चंस, क्यों घर वाले खाने को नहीं देते, ऐसा ऐसा चीजें सुनने को मिलता है जो बहुत ऑफेंसिव हो जाता है एक पॉइंट पे। बट चलो ये सब चलता रहा, मैंने इसलिए फिर फैमिली फंक्शंस में जाना छोड़ दिया, मैंने गैदरिंग्स अवॉइड करना शुरू कर दिया। मैं एक पॉइंट पे अपने रूम की 4 दीवारों में कन्फाइंड होके रह गई, बस उधर बंद कर लिया मैंने खुद को कि मुझे किसी से अब मिलना ही नहीं है। बस फिर ये सब चलता रहा। एमकॉम में मैंने जैसा बताया मैंने एडमिशन लिया था, तो यही सब रीजंस की वजह से मेरी जो डिसीजन मेकिंग एक पावर होती है एक इंसान की, वो भी मेरी बहुत अफेक्ट हुई। मैं बहुत कंफ्यूज्ड रहने लगी हर एक डिसीजन को लेके अपनी लाइफ के, जिसमें से करियर भी एक था। मैंने एमकॉम से ड्रॉप आउट कर दिया, इस चक्कर में मैं घर आ गई क्योंकि मुझे एक ब्रेक चाहिए था। घर तो मैं आ गई, एमकॉम से ड्रॉप आउट कर दिया, फिर मेरा 1 साल तक सामान सारा चंडीगढ़ रहा। जब ये हुआ तो मैं अपना सामान लेने गई, लास्ट डे था, अभी ये अक्टूबर 2020 की बात है। मैंने जैसे ही सामान सारा खोला शिफ्ट करने के लिए, वो सामान का जो वो धूल होता है, क्योंकि मुझे डस्ट की एलर्जी है, जो मेरा मेन रीजन है एस्मा का, वो डस्ट पार्टिकल है और कुछ सर्टेन क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं, उसकी मुझे एलर्जी थी। तो उसकी वजह से मुझे अफेक्ट हुआ, मुझे फिर से सांस की प्रॉब्लम हुई, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हुई। फिर लास्ट डे था मेरा चंडीगढ़ में, तो मैंने एज यूजुअल इनहेलर लिया और उस पे मैंने छोड़ दिया कि चलो हो जाएगा, कल घर वैसे ही जाना है, देखी जाएगी। बट रात होते तक मेरी तबीयत बहुत खराब हो चुकी थी, इनहेलर से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, जो कि पहली बार ऐसा हुआ। और एंटीबायोटिक्स वगैरह मुझे बिना प्रिस्क्रिप्शन के मिलने नहीं थे, क्योंकि हम आउटस्कर्ट्स में रह रहे थे चंडीगढ़ के उस टाइम पे। इट टेक्स अराउंड 8 आवर्स ऑफ ड्राइव चंडीगढ़ से चंबा के लिए। तो उन 8 घंटों के सफर में मैंने 100 से ज्यादा एस्थलिन का जो इनहेलर होता है उसके मैंने मोर देन 100 पफ्स लिए अपने आप को, कि मैं घर पहुंच जाऊं। इफेक्ट होता है हमारे लंग्स पे, हमारी बॉडी पे। मैं डिहाइड्रेटेड थी क्योंकि मुझसे कुछ खाया पिया नहीं जा रहा था, मेरे लंग्स अंदर से सूख चुके थे, जिसकी वजह से एयर फ्लो और ज्यादा हिंडर हो गया, डिस्टर्ब होने लग पड़ा। और मेरी हालत ऐसी थी, जब मैं घर पहुंची तो मेरी मॉम मुझे देख के एकदम डर गए, मुझे इमीडिएटली हॉस्पिटलाइज किया गया। इंजेक्शंस, एंटीबायोटिक्स, नेबुलाइजर, ऑक्सीजन, जितने भी हैं जो कुछ वो कर सकते थे उन्होंने सब किया। उसके बावजूद भी जिस लेवल पर मेरा ऑक्सीजन स्टेबलाइज होना चाहिए था वो नहीं हुआ। फिर मैं घर आई, बट उस टाइम पे मैं DXN लिंगजी 3 in 1 जरूर कंज्यूम कर रही थी, क्योंकि आई वॉज अ कॉफी एडिक्ट स्टार्टिंग से ही। मैं ब्लैक कॉफी बहुत पीती थी, मतलब मेरी मॉर्निंग कॉफी, मेरा दिन, मेरी बॉडी फंक्शन नहीं होती थी कॉफी के बिना। तो जब मैंने लिंगजी 3 in 1 कंज्यूम की फर्स्ट टाइम, मुझे बहुत अच्छी लगी एंड आई रिप्लेस्ड इट जो रेगुलर नेस्कैफे की कॉफी होती है उससे। तो ये तो मैं कंज्यूम कर ही रही थी। RGGL मम्मा बोलते थे खाया करो, बट वो ऐसे पड़े रहते थे, खाया ना खाया एक बराबर, वो मैंने नहीं कंज्यूम किया। पर जब मेरे जो कंडीशन थी वो ज्यादा वर्स होने लगी, फिर मॉम ने डायरेक्टली राजीव सर को हार के उनसे कांटेक्ट किया कि सर ये कंडीशन है एंड वी आर फीलिंग वेरी हेल्पलेस, प्लीज हमें बताओ कि इसको क्या करें, क्या दें जिससे ये ठीक हो जाए। क्योंकि मैंने 4 दिन 3 रातों से ना मैं सोई थी, ना मैंने कुछ खाया था, और वो मेरे लिए हेल बन चुका था। एक पॉइंट पे आके मैंने अपने पेरेंट्स को इतना बोल दिया था कि मुझे नहीं लगता मैं बचूंगी, दिस इज इट। तो मॉम ने हेल्प के लिए राजीव सर को बोला, राजीव सर ने बोला कि इसको ऐसा करो 2 in 1 में RGGL के
2 पेयर कैप्सूल 2-2 घंटे के इंटरवल के बाद दो। मॉम वाज लाइक कि 2 in 1 तो है नहीं, 3 in 1 ही है, तो उन्होंने बोला कि गर्म पानी में दो। जब मैंने वो फर्स्ट डोज लिया, मैं मतलब क्या बताऊं, मुझे ऐसा लगा कि मेरे लंग्स बाहर किसी ने निकाल के ऐसे क्लीन करके वापस अंदर रख दिए। इतना ठंडा, इतना रिलीफ मुझे फील हुआ, और मेरा ब्रेन, मेरा माइंड इतना काम हो गया। मैं इमीडिएटली सो गई, जो मैं इतने दिन से सोई नहीं थी। मैं उसके बाद, दिन का टाइम था, मैं सो गई। और जब मैं, मम्मा क्योंकि साथ बैठे थे, वो पाठ कर रहे थे, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा हुआ था, और मैं कब सो गई मुझे नहीं पता चला। जब मैं उठी, मैंने अपना फर्स्ट मील लिया इतने दिनों में। तो जब ये चीज हुई, मैंने रेगुलर खाना शुरू किया। 2-2 करके खाती थी मैं, 6 पेयर खा रही थी उस टाइम पे। तो फिर मेरी हेल्थ काफी रिकवर हो गई। फिर जब हेल्थ रिकवर हुई, मैं मेरा मूड भी बहुत अच्छा रहने लगा, लाइट रहने लगा। मैं हर किसी से हंस हंस के मिलने लग पड़ी, सब अच्छा हो गया मेरी लाइफ में। बट फिर ड्यू टू कोविड, ये जो चल रहा था, मैंने ये खाना भी छोड़ दिया। फिर से ऐसा होता है ना कि जब कोई बीमार होता है, उसे होता है कि प्लीज कुछ भी करो, कुछ भी कैसे भी दो, बस मुझे ठीक कर दो, मैं करूंगा, मैं सब करूंगा, बट आप मुझे इलाज बताओ। बट एज सुन एज वी गेट हील्ड, जब हम ठीक हो जाते हैं, हमारी बीमारी ठीक हो जाती है, हम फिर से वैसे ही लेट बैक होके, अब तो ठीक हो गया है ना, अब चलो देखी जाएगी। मेरा भी वैसा ही था। आरजीजीएल तब तक खाया जब तक मैं प्रॉपर ठीक हो गई, उसके बाद फिर खाना ना खाना एक बराबर, जबकि मॉम पीछे पड़े रहते थे, खाओ खाओ। फिर क्या हुआ कि जब ये सब हुआ, कोविड करके वही करियर का स्ट्रेस फिर से मेरे दिमाग पे आया। अब मैं नेक्स्ट मंथ आई विल बी टर्निंग 26, तो करियर का मुझे कुछ, मैंने एमकॉम से ड्रॉप आउट कर दिया था। करियर का मुझे कुछ पता नहीं चल रहा था, क्योंकि शुरू से ना, मैं बचपन से, मेरी मॉम ने मुझे ऐसे, वो मेरे इनफैक्ट डैड डैड ने भी, मॉम ने भी, दोनों ने मुझे ऐसा बनाया था कि सेल्फ सफिशिएंट बनना है। गर्ल्स कैन बी सेल्फ सफिशिएंट टू। तुम्हें अपने ऊपर इंडिपेंडेंट रहना है, अपने ऊपर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम ले लो, वही बड़ा है। तुम सेल्फ डिपेंडेंट बनो फाइनेंशियली, तुम किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहना, तुम फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट बनो, मतलब पूरा पैकेज बनो सेल्फ सफिशिएंसी का। तो ये सब ऐसा ऐसा सुना था बचपन से, तो बड़े बड़े ड्रीम्स भी थे, बट मैं कभी भी 9 to 5 जॉब नहीं करना चाहती थी। क्योंकि 9 to 5 जॉब मेरे लिए, जैसा मैंने बताया, मैं काफी ज्यादा क्रिएटिव फील्ड में स्टार्टिंग से इंटरेस्टेड थी, तो मेरा कभी इंटरेस्ट ही नहीं था। ऑल्दो मैंने बैंकिंग की कोचिंग्स भी ली थी, मैंने सीएससी की भी तैयारी करी, सब किया, बट इतना भी मुझे पता है, मैं अगर कोई एग्जाम देती मैं क्लियर भी कर लेती, बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं था, तो मैंने उसे फिर छोड़ दिया। तो करियर का स्ट्रेस, फिर अंदर फिर वही गिल्ट, वही एम्बैरेसमेंट, वही शेम मेरे अंदर फिर से पनपने लगा कि मैं घर पे बैठ के अपने माँ बाप पे बोझ बनी हुई हूँ, मैं कर क्या रही हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर रही। ये सब चीजें, मुझे बातें अंदर से खाने लगी, और फिर से मेरे डिप्रेसिव एपिसोड्स शुरू हो गए। मैं फिर से अपने रूम में बैठने लगी, फिर से मैं हर किसी से चिढ़ के बात करने लगी, फिर से मुझे ऐसे होने लगा कि प्लीज मेरे कमरे में कोई ना हो, बाहर जाना, मेरा दरवाजा बंद रखो बस। फिर से मैंने खाना पीना अपना छोड़ दिया, सब, मेरा नींद वगैरह, इंसोमिया मुझे फिर से हो गया। तो ऐसा होता है ना, मेरे अंदर बहुत क्वेश्चंस थे कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। तो अब मैं स्पिरिचुअलिटी में शुरू से बहुत बिलीव करती हूँ। मॉम ने स्टार्टिंग से हमें स्पिरिचुअलिटी में बहुत ज्यादा इंडल्ज किया है, तो मैं यूनिवर्स के साइंस पे भी बहुत बिलीव करती हूँ कि यूनिवर्स आंसर करता है। रिलीजियस हूँ मैं, वो पता नहीं, बट मैं स्पिरिचुअल जरूर हूँ। तो मेरे अंदर ये बहुत सारे क्वेश्चंस थे। तो ऐसा होता है, जब तुम कोई क्वेश्चन पुट आउट करो, तो यूनिवर्स इनडायरेक्टली या डायरेक्टली कैसे ना कैसे आप तक वो उसके आंसर्स पहुंचाता जरूर है। तो जब मैं स्क्रॉल करती थी, कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ रिलेटेड मुझे टॉपिक दिखता था, पर मैं स्टार्टिंग में अवॉइड कर रही थी। फिर मैंने स्क्रॉल करना, कहीं ना कहीं मुझे वो फिर टॉपिक्स दिखने लगे, मैं पढ़ने लगी उस बारे में, फिर मैं रिलेट करने लगी कि मेरे साथ भी ऐसा होता है, और उनको पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ कि मैं तो डिप्रेशन का शिकार हूँ। ऑल्दो मैं इनिशियल स्टेजेस पे हूँ, पर मेरा डिप्रेशन बढ़ रहा है।
जब मुझे ये चीज रियलाइज हुई, इस चीज का एहसास हुआ, तो पहले तो मैंने इस चीज को खुद ही एक्सेप्ट नहीं किया। ऐसा होता है ना, कोई चीज अगर इस चीज को इतना नेगेटिव उससे देखा जाता है कि हम खुद भी एक्सेप्ट करने से डरते हैं, तो मैंने इस चीज को अवॉइड कर दिया। बट जब ये चीजें बढ़ने लगी, मेरे जब बहुत हद तक बढ़ गई, आई एम सॉरी टू से, मुझे सुसाइडल थॉट्स भी आने लग पड़े, तो उसके बाद फिर मुझे हुआ कि इट्स हाई टाइम नाउ एंड आई शुड टॉक टू माई फैमिली अबाउट इट। मैंने पहले अपने भाई से बात करी, उपलक्ष राणा। वो बहुत अंडरस्टैंडिंग है, उसने मुझे समझा, उसने मुझे बोला भी कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, जो भी तेरे को चाहिए, आई एम हियर फॉर यू। बट मुझे अपने पेरेंट्स से भी इस बारे में बात करनी थी। मैंने पेरेंट्स से बात करी, एंड टू माय सरप्राइज वो इतने ज्यादा ओपन थे इस चीज को लेके। मुझे लगा था कि उनका नेगेटिव रिस्पॉन्स होगा, जैसे बाकी सब देते हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता, खुश रहो, ऐसे रहो, वैसे रहो। नहीं, जब मैंने उन्हें बताया, मैंने उनको ये बोला कि मॉम एंड डैड, आई थिंक आई नीड टू सी अ साइकोथेरेपिस्ट, मुझे काउंसलिंग की जरूरत है, मुझे किसी से बात करनी है। तो उन्होंने सीधे मुझे ये बोला कि देखो, जो तुम्हें बेस्ट थेरेपिस्ट लगता है तुम देखो, फीस की टेंशन मत करो, अपने सेशन स्टार्ट करो। बट अंदर से एक आवाज होती है ना मेरे की, इंट्यूशन होती है जो हमारी, वो मुझे कहीं ना कहीं बोलती थी, एना थोड़ा वेट कर, कोई बात नहीं, देखते हैं, अभी और ज्यादा नीडेड हुआ तो हम डेफिनेटली करेंगे, अभी तू रुक जा। वो आवाज कहीं ना कहीं मुझे रोके रख रही थी। उसी के चलते घर पे मैंने जैसा बताया, आरजीजीएल मम्मा तो बहुत अच्छे से शिद्दत से खा रहे थे। मैंने मम्मा ने एक दिन बैठे बोलते, तुम्हारे लिए सब कर रहे हैं, तुम्हारे लिए सब रखा है, और तुम इतनी बेकदरी कर रहे हो, नसीब वालों को मिलते हैं ये चीज। तो वो चीज मुझे लगा कि ठीक है, मम्मी ने ऐसे बोला बेकदरी कर रहे हैं, तो आउट ऑफ रिस्पेक्ट आई स्टार्टेड टू कंज्यूम आरजीजीएल स्पिरुलिना। फिर मैंने अपना वही पुराना डोज रखा, मैंने फिर 3 सुबह आरजीजीएल और 3 शाम को पेयर खाना शुरू किए। स्पिरुलिना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं कभी काउंट करके नहीं खाती, मैं ऐसे निकालती हूँ, जितने आगे आगे मैं कंज्यूम कर लेती हूँ। तो मैंने कंज्यूम करना स्टार्ट कर दिया। धीरे धीरे क्या हुआ, मेरा मूड स्विंग्स जो थे, जो मेरा डिप्रेसिव एपिसोड्स थे, वो सब फिर से वापस गायब होने लग पड़े। मैं एक्टिव हो गई। मैं सच्ची बोलूं, मैं घर के काम से बचती थी। मैं हमेशा, मुझे ऐसा होता था मैं ना बेड पे पड़ी रहूं, सोई रहूं। मैं एक्टिव हो गई, मैं अपना ब्रेकफास्ट खुद बनाने लग पड़ी। मतलब मेरा एक रूटीन में, जैसे मैंने अच्छी अच्छी चीजें जैसे मैं पहले करती थी वो फिर से इन्वॉल्व करना स्टार्ट किया। मैं खाना बनाने लग पड़ी, मम्मा की हेल्प फिर से करवाने लग पड़ी, तो एलिवेटेड सा मूड रहने लग पड़ा। तो फिर मैंने रियलाइज किया कि आजकल मैं बहुत अच्छी लाइट रह रही हूँ, एंड व्हाट इज द रीजन, क्योंकि सिचुएशंस तो वही सेम है, करियर अभी भी नहीं है, पहले भी नहीं था, अभी भी नहीं है, बट सिचुएशंस वही सेम है, व्हाट इज द डिफरेंस। देन आई रियलाइज्ड कि जब जब मैंने आरजीजीएल स्पिरुलिना का कंजम्पशन रखा, तब तक मेरा जो मूड था, मेरा जो मेंटल हेल्थ थी, वो इतना रिकवर हो रही थी, इतना ज्यादा मेरे को जैसे हैप्पी हार्मोन्स मेरे रिलीज हो रहे थे, और मैं बहुत लाइट रह रही थी। फिर मैंने जब इस चीज को रियलाइज किया तो मैंने गैनोडर्मा के बारे में पढ़ा, एंड जब मैंने पढ़ा फिर मुझे पता चला कि इट इज सच अ पावरफुल थिंग। मतलब गैनोडर्मा जो है वो जापान में रेशी और चाइना में लिंगजी के रूप नाम से जाना जाता है, बट इसको सुप्रीम प्रोटेक्टर भी बोलते हैं। जब मैंने ये चीज पढ़ी तो सुप्रीम पावर तो अब दिमाग में भगवान ही आते हैं, पर जब मैंने सुप्रीम प्रोटेक्टर देखा तो मैंने उस चीज के बारे में पढ़ा। जब मैंने पढ़ा तो उसमें बताया कि आरजीजीएल हमें हर एक एनर्जी लेवल पर हील करता है, बैलेंस करता है, प्रोटेक्ट करता है। अब वो एनर्जी लेवल्स क्या हुए, फिजिकल, स्पिरिचुअल, मेंटल एंड इमोशनल। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल तो समझ में आ गया, स्पिरिचुअल कैसे है इसका मैं मोटी सी बात कहूंगी कि जैसे आई होप एंड विश कि आप में से लोगों को पता हो कि हमारी बॉडी में बहुत से चक्रास होते हैं, जिसमें से 7 मेन होते हैं, और जो 7th चक्रा होता है हमारा ऑन द टॉप ऑफ आवर हेड, क्राउन चक्रा, उसमें क्या होता है
जो हमारे माना जाता है, जो हमारे प्रीवियस, जो हमारे पिछले जन्म होते हैं, उनके जितने भी हमारे कर्मों के बोझ होते हैं उसमें वो स्टोर्ड होते हैं। और क्राउन चक्र हमारे कॉन्शियसनेस, हमारे मेंटल जो हमारी एबिलिटीज हैं, हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो जब वो क्राउन चक्र में इतना कुछ स्टोर होता है, तो वो हमारे इस लाइफ में वो सब जो है, जो बैरियर्स आते हैं, अड़चने आती हैं, ब्लॉकेजेस आती हैं, वो क्रिएट करता है। इसलिए हम इतने अप्स एंड डाउन्स फेस करते हैं। तो गैनोडर्मा हमारे क्राउन चक्र को हील करता है, बैलेंस करता है एंड प्रोटेक्ट करता है। उससे ऊपर अब यूनिवर्स है, पहले एक एटम था, एटम से बना पूरा ब्रह्मांड। वैसे हमारी बॉडी एक सेल थी, मल्टीप्लाई हुए, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स बने, उसके बाद जाके हमारी ये बॉडी फॉर्म हुई। तो ओवर द इयर्स जब हम कुछ खाते हैं, जो भी हम कंज्यूम कर रहे हैं, वो जैसे एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, जो भी हमारे अंदर बॉडी में जा रहा है, वो सब हमारे सेल्स को अफेक्ट करता है। तो जिस वजह से हमारे सेल्स वीक हो जाते हैं, डीजेनरेट हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो गैनोडर्मा क्या करता है, इन सेल्स को सेल्यूलर न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। यानी जो वीक और डीजेनरेटेड सेल्स हैं उनको रीजेनरेट करता है, और जो यूजलेस डेड सेल्स हैं उनको फ्लश आउट करता है, हमारी बॉडी से निकालता है, बाहर फेंकता है। उससे ऊपर ये नॉन स्पेसिफिक है, डीएक्सिन गैनोडर्मा इज नॉन स्पेसिफिक, मतलब इसकी कोई लिमिटेशन नहीं है, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप कोई भी सप्लीमेंट लोगे उसमें ये होगा कि इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को देना है, इस पर्टिकुलर एज ग्रुप को नहीं देना, इस पर्टिकुलर कैटेगरी को देना है, या इस कैटेगरी के जो ये लोग हैं, इनको जो बीमारियां, इनको नहीं देना है। तो ये हो गई स्पेसिफिक सप्लीमेंट्स। जो हमारा गैनोडर्मा है डीएक्सिन का, इट इज नॉन स्पेसिफिक। बच्चा, बूढ़ा, बीमार, स्वस्थ, हर कोई इसे कंज्यूम कर सकता है। ये सब बात होगी गैनोडर्मा की, और आज मेरा टॉपिक है मेंटल हेल्थ अवेयरनेस का। तो उस पे वापस आते हुए, अवेयरनेस की बात की जाए तो अवेयर होने से ज्यादा लोग जजमेंटल हो जाते हैं इस टॉपिक को लेकर, जो कि हमें नहीं होना। आज मैं इस होप से आई हूँ कि मेंटल हेल्थ को लेके जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, आज आप सभी का एक पर्सपेक्टिव शिफ्ट हुए पॉजिटिवली। अपनी लाइफ में हमें कभी भी किसी के साथ कोई भी गलत बिहेव नहीं करना चाहिए। हमें नहीं पता दूसरा इंसान किस दौर से गुजर रहा है, क्योंकि आजकल हर किसी की लाइफ में अप्स एंड डाउन्स चल रहे हैं। तो हमें अपने स्वभाव में कंपैशन और एक लविंग नेचर हमें लेके आना है। लेके नहीं आना, उसे बाहर निकालना है। सबके अंदर होता है, बट हमने दबाया होता है, तो हमें उसे बाहर निकालना है। सबके प्रति एक अच्छा निम्र स्वभाव रख के हमें सबसे बात करनी है, उनकी प्रॉब्लम्स को समझना है। हम किसी से कोई शेयर करते हैं तो दूसरा इंसान उसको समझने के लिए हमारी बात नहीं सुनता, हमें वापस समझाने के लिए हमारी बात सुनता है। हमें वो नहीं करना, हमें टॉक्सिक पॉजिटिविटी नहीं स्प्रेड करनी, हमें हेल्दी पॉजिटिविटी स्प्रेड करनी है। अगर जैसे बोलते हैं ना कि पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव पॉजिटिव रहना कैसे है, उसमें अपनी डेली लाइफ में कुछ हैबिट्स इंडल्ज करो अपने आप को। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में खुद को इंडल्ज करो, 5 मिनट्स निकालो, चाहे मेडिटेट करो। मेडिटेट नहीं करना, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, उससे आपका सब कुछ एलिवेटेड रहेगा, मूड बहुत हैप्पी रहेगा, सब कुछ अच्छा रहेगा। और प्रॉब्लम्स लाइफ में हर किसी की लाइफ में होती हैं, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आते हैं, बट उसको फेस करने की स्ट्रेंथ हमें सिर्फ स्पिरिचुअलिटी से ही मिलती है। तो मैं बस यही कहना चाहूंगी कि टाइम भी हो रहा है कि अपने कंपैशनेट रहो अपने पियर्स के प्रति, अपने जो भी फैमिली फ्रेंड्स हैं, एंड कभी भी किसी को भी जरूरत लगे कि दे नीड टू टॉक टू समवन, और किसी को इमोशनल स्टेबिलिटी की जरूरत है या किसी को सपोर्ट की जरूरत है, तो आई एम ऑलवेज ओपन, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। आप मेरा नंबर ले सकते हैं हमारे सीनियर्स से। किसी को भी कभी किसी से रिलेटेड कोई भी मेंटल हेल्थ इशू है और उनके पास कोई बात करने को नहीं है, तो वो बात कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।
आज की दाल जो आपका एक्सपीरियंस है ना, लाइफ में बहुत अच्छा पार्ट अदा करके जाएगा, क्योंकि हम सबके पास बच्चे हैं और बच्चों की लाइफ आजकल ज्यादा स्ट्रेसफुल है, और जो हम पेरेंट्स होते हैं कहीं ना कहीं ये सब चीजें लूज कर जाते हैं। हम अपने बच्चों को उतनी अंडरस्टैंडिंग नहीं दे पाते। तो आज मुझे लगता है कि जितने भी पेरेंट्स हैं वो इस चीज को थोड़ा समझेंगे कि बच्चों की भी अपने कुछ प्रॉब्लम होती हैं, जिसकी वजह से उनका जो है एटीट्यूड नेगेटिव भी हो सकता है, लेजीपन भी उनकी बॉडी में आ सकता है। और जो हमारे बच्चे थोड़े चिड़चिड़ाहट से आंसर देते हैं तो हम कह देते हैं कि हाँ बच्चे रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, पर कहीं ना कहीं हर जो हमारा बिहेवियर होता है उसके पीछे कहीं ना कहीं हमारा मेंटली या फिजिकली हेल्थ उससे रिलेट होता है। तो इस तरह से हमने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से समझना है, और सिर्फ ना कि अपने परिवार के बच्चों के लिए बल्कि समाज में जितने भी लोग हैं। जैसे कि उपलब्धि ने एक मैसेज भी दिया हम सबको कि हमने हर किसी को हेल्पफुल तरीके से उनकी हेल्प करनी है, उनकी बात को सुनना है। और जैसे कि बताया गया कि जो ओवरवेट होते हैं उनका तो लोग मजाक उड़ाते ही उड़ाते हैं, कहीं ना कहीं कम वेट वालों को भी इस चीज का सामना करना पड़ता है। तो नो डाउट आज की इस इंफॉर्मेशन से आप सब लोगों को बहुत सपोर्ट मिलेगा अपनी फैमिली की दशा को समझने के लिए, अपने बच्चों के समझने के लिए और अपने आसपास के समाज को समझने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कहूंगी कि इतने अच्छे टॉपिक को आपने आज शेयर किया जिसपे काफी लोग बात ही करना पसंद नहीं करते। थैंक यू उपलब्धि, थैंक यू। और जैसा कि आज का जो ओके ओके बेटा, जैसा कि आज अलका जी का भी बहुत अच्छा सेशन रहा आरवीसी चैनल पे, और मैं कहूंगी कि वी आर वेरी लकी कि आरवीसी F3 का हर मेंबर बहुत अच्छा बोलने जा रहा है, बहुत अच्छा उसके पास एक्सपीरियंस है। तो मैं गुरु जी को बुलाना चाहूंगी कि वो आज की मीटिंग के ऊपर 2 शब्द कहें कि कैसा लगा आपके बच्चे को एक्सपीरियंस। वेलकम टू गुरु जी। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। बजाओ। उपलब्धि ने और दिखा दिया आज की उपलब्धि है, कुछ बहुत कुछ है। तो मेंटल हेल्थ को किसी दिन पूरा 40 मिनट का सेशन करेंगे। मेंटल हेल्थ में ऐसा क्यों होता है, क्यों ये दिक्कत होती है। आज का बहुत अच्छा सेशन रहा। हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारा अगला जनरेशन जब आगे जाएगा तभी हमें फ्रीडम मिलेगा। तो ये सभी के बच्चों के लिए है, सभी लोग अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कीजिए। तो ये उपलब्धि ने एक रास्ता खोला है सभी के बच्चों के लिए, क्योंकि बच्चे बहुत कुछ कर सकते हैं, उनके अंदर बहुत कुछ क्षमताएं हैं, लेकिन हम उनको ये कह के छोड़ देते हैं कि अभी तुम बच्चे हो। तो ये हमें नहीं करना है, उनको आगे लाने का मौका देना है। उपलब्धि का टैलेंट मैं जब गया था मैंने देख लिया था, बस केवल अब ये मेरे को देखना बाकी